10 मई 1857 मेरठ। धूल भरी सड़कों पर घोड़ों की टाप गूंज रही है और अचानक हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, पूरा आसमान इन नारों से गूंज उठता है। भारतीय सिपाही अपने ही ब्रिटिश ऑफिसर्स पर गोलियां चला रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी था या फिर 100 सालों की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन और कल्चरल इंटरफेरेंस का एक भयानक विस्फोट? 1757 बैटल ऑफ प्लासी। यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता की नींव रखी और ठीक 100 साल बाद 1857 में उसी नींव को जड़ से हिला दिया गया। ध्यान रखिए, ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था। ये था भारत का पहला लार्ज स्केल आर्म्ड रेजिस्टेंस, जहां सैनिक भी थे, किसान भी थे, जमींदार भी थे और आम जनता भी। ये वो पल था जब भारत ने पहली बार ब्रिटिश रूल को खुलकर चैलेंज किया। तो सवाल ये है, क्या 1857 सिर्फ एक म्यूटिनी था या फिर भारत की आजादी की पहली चिंगारी? लेकिन 1857 का यह विस्फोट अचानक नहीं हुआ था। इसकी जड़ें भारत की जमीन में बहुत गहराई तक फैली हुई थीं। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम्स, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, रैयतवारी, इन नीतियों ने भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी। हाई टैक्सेशन और लगातार लगान के दबाव ने उन्हें एक खतरनाक डेट ट्रैप में धकेल दिया, जहां से निकलना लगभग असंभव था। दूसरी तरफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जो कभी दुनिया भर में प्रसिद्ध थे, उन्हें जानबूझकर बर्बाद किया गया ताकि ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स भारतीय बाजार पर कब्जा कर सकें। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस की। लॉर्ड डलहाउजी, एक नाम जिसने भारत का नक्शा बदल दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक ऐसी पॉलिसी जिसके जरिए सतारा, झांसी, नागपुर जैसे राज्यों को सीधे ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। और फिर आया सबसे बड़ा झटका, अवध एनेक्सेशन 1856। नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर अवध को कब्जे में ले लिया गया। ध्यान दीजिए, बंगाल आर्मी के ज्यादातर सिपाही इसी अवध क्षेत्र से आते थे। इसलिए यह सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, यह बन गया एक इमोशनल ट्रिगर। अब तीसरा पहलू, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। ब्रिटिश गवर्नेंस सिस्टम भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए बनाया गया था। हर जगह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जुडिशियल इनजस्टिस और करप्शन। भारतीयों को अपने ही देश में सेकेंड क्लास सिटीजन्स जैसा ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन 1857 की क्रांति सिर्फ आर्थिक या राजनैतिक कारणों तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे एक और गहरा डर था, धर्म का डर। भारतीय समाज में यह भावना फैल चुकी थी कि ब्रिटिश धीरे धीरे लोगों का धर्म बदलना चाहते हैं। जब सती प्रथा को खत्म किया गया और विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया गया, तो समाज के एक बड़े हिस्से को लगा कि उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। मंदिर और मस्जिद की जमीनों पर टैक्स, क्रिश्चियन मिशनरीज की गतिविधियां, इन सब ने मिलकर एक गहरा सस्पिशन पैदा कर दिया। और फिर आया रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है तो भी उसे अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब सोचिए, एक परंपरागत समाज में इसका क्या असर हुआ होगा। लोगों को लगा कि यह कानून धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। अब बात करते हैं फॉरेन इन्फ्लुएंस की। पहले भारतीयों के मन में एक धारणा थी कि ब्रिटिश अजेय हैं, इनविंसिबल। लेकिन यह भ्रम टूट गया। फर्स्ट अफगान वॉर, पंजाब वॉर्स, क्राइमियन वॉर, इन सभी में ब्रिटिश को भारी नुकसान हुआ और पहली बार भारतीयों को यह एहसास हुआ कि अगर सही तरीके से लड़ा जाए तो ब्रिटिश को हराया जा सकता है। यही सोच, यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे एक रेवोल्यूशन में बदल गया। अब जरा सोचिए, एक सिपाही सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो था एक किसान, एक बेटे, एक परिवार का सहारा। यानी वो वर्दी में खड़ा एक आम भारतीय था। लेकिन ब्रिटिश आर्मी में उसकी स्थिति क्या थी? उसे अपने यूरोपियन काउंटरपार्ट के मुकाबले बहुत कम सैलरी मिलती थी, प्रमोशन लगभग इम्पॉसिबल और हर कदम पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब सोचिए,
एक ही बैटलफील्ड में लड़ते हुए फिर भी बराबरी का हक नहीं। ये केवल आर्थिक अन्याय नहीं था, ये था सम्मान पर सीधा आघात। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस कानून के अनुसार इंडियन सोल्जर्स को समुद्र पार भेजा जा सकता था, लेकिन उस समय समुद्र पार जाना धर्म के खिलाफ माना जाता था। यानी अब सिपोय को मजबूर किया जा रहा था अपने धर्म और ड्यूटी के बीच चुनने के लिए। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और इतना ही नहीं, सिपोइज को तिलक लगाने से रोका गया, दाढ़ी रखने से रोका गया, यानी उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी तक को कंट्रोल किया जा रहा था। और फिर आया एक और बड़ा झटका, भट्टा यानी फॉरेन अलावेंस। सिंध और पंजाब में सेवा के लिए मिलने वाला यह भत्ता बंद कर दिया गया। और 1854 का पोस्ट ऑफिस एक्ट, जिसने सिपोइज की फ्री पोस्टल सुविधा भी खत्म कर दी। अब सोचिए, कम वेतन, कोई सम्मान नहीं, धर्म पर हस्तक्षेप और सुविधाओं की कटौती, ये सब मिलकर सिपोइज के अंदर एक खामोश गुस्सा पैदा कर रहा था, जो अब फटने के लिए तैयार था। और फिर वो चिंगारी आई जिसने इस पूरे बारूद को आग लगा दी, नई इनफील्ड राइफल। इसके कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें दांतों से काटना पड़ता था। और फिर एक अफवाह फैलती है कि इन कार्ट्रिजेस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब सोचिए, एक तरफ हिंदू सोल्जर्स, दूसरी तरफ मुस्लिम सोल्जर्स। दोनों के लिए ये उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी पर सीधा हमला था। और यहीं सिपोय का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। मंगल पांडे, 34th नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही, 29 मार्च 1857, बैरकपुर। उसने अपने ब्रिटिश ऑफिसर पर गोली चला दी। यह सिर्फ एक गोली नहीं थी, यह था एक आने वाली क्रांति का संकेत। उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन अब आग फैल चुकी थी। 10 मई 1857, मीरठ, सिपोइज ने खुलेआम विद्रोह कर दिया। और फिर वे बढ़ते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। 12 मई 1857, दिल्ली कैप्चर्ड। अब उन्हें चाहिए था एक सिंबल, एक ऐसा चेहरा जो पूरे भारत को एकजुट कर सके। और उन्होंने चुना बहादुर शाह जफर को, एक बूढ़ा मुगल एम्परर जिसके पास न सेना थी न शक्ति, लेकिन उसके नाम में इतिहास की ताकत थी। उस एक फैसले ने सिपोय रिवोल्ट को बदल दिया, एक सिंपल म्यूटिनी से एक नेशन वाइड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में। अब ये रिवोल्ट मेरठ तक सीमित नहीं रहा, ये आग तेजी से फैलने लगी। दिल्ली, क्रांति का नर्व सेंटर, यहां बहादुर शाह जफर सिंबॉलिक लीडर बने और असली कमांड बख्त खान के हाथों में आई। अब दिल्ली एक सिटी नहीं, पूरे रिवोल्ट का सिंबल बन चुकी थी। कानपुर, यहां नाना साहिब ने खुद को पेशवा घोषित किया। तात्या तोपे उनके साथ खड़े थे। गरिल्ला स्ट्रैटेजी ब्रिटिश के लिए बड़ी चुनौती बन गई। लखनऊ, बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां रिवोल्ट सिर्फ सिपोइज का नहीं था, ताल्लुकदार्स और आम जनता भी इसमें शामिल हो चुकी थी। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये था रेजिस्टेंस का सिंबल। बरेली, खान बहादुर खान, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया। इलाहाबाद, मौलवी लियाकत अली, खुद को गवर्नर घोषित कर दिया। हर जगह एक ही आग थी, एक ही आवाज, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। अब ये रिवोल्ट लोकल नहीं रहा, ये बन चुका था अ नेशन वाइड अपराइजिंग। जब पूरे उत्तर भारत में क्रांति की आग फैल रही थी, तब बिहार की धरती पर एक नाम उभर कर सामने आया, कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमींदार। लेकिन ये कोई साधारण नेता नहीं थे। उनकी उम्र थी 80 साल, और फिर भी उनके अंदर जोश किसी युवा योद्धा से कम नहीं था। ब्रिटिश ने उनकी जमीन छीन ली थी, उनकी रियासत खत्म कर दी थी, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हथियार उठाया और इस क्रांति का हिस्सा बन गए।
आरा के पास उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को कड़ी टक्कर दी। उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास था साहस, रणनीति और अपने देश के लिए लड़ने का जज्बा। उन्होंने अपनाई गुरिल्ला वॉरफेयर, छापामार युद्ध, जिसने ब्रिटिश को बार बार चौंका दिया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक संदेश था कि ये रिवोल्ट सिर्फ सिपॉइज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनता का आंदोलन बन चुका है। कुंवर सिंह ने साबित कर दिया कि उम्र नहीं, इरादा लड़ता है। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर चुप बैठने वाला नहीं था। अब शुरू हुआ दमन का चक्र। सबसे पहले निशाना बना दिल्ली। सितंबर 1857 ब्रिटिश फोर्सेस ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। भारी लड़ाई के बाद 20 सितंबर 1857 को दिल्ली गिर गया। क्रांति का दिल अब टूट चुका था। बहादुर शाह जफर हुमायूं टूम में छिपे हुए थे, लेकिन लेफ्टिनेंट हडसन ने उन्हें पकड़ लिया। और फिर एक ऐसा दृश्य जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। जफर के बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। मुगल एम्पायर यहीं समाप्त हो गया। जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हुई। अब ब्रिटिश का अगला लक्ष्य था कानपुर और लखनऊ। यहां कमान संभाली कॉलिन कैंपबेल ने। 6 दिसंबर 1857 कानपुर वापस जीत लिया गया। नाना साहिब हार गए और नेपाल की ओर चले गए। लखनऊ। मार्च 1858 ब्रिटिश ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ पर कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल भी पीछे हटने को मजबूर हो गईं। अब बारी थी सेंट्रल इंडिया की। सर ह्यू रोज। झांसी को घेर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई आखिरी सांस तक लड़ीं, लेकिन जून 1858 वो शहीद हो गईं। तात्या टोपे गिरिल्ला वॉरफेयर जारी रखते रहे, लेकिन अप्रैल 1859 उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। यही माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 की अंतिम बड़ी घटना। एक एक करके सभी केंद्र गिरते गए और अंततः ये महान क्रांति दबा दी गई। लेकिन इतना बड़ा रिवोल्ट, इतनी व्यापक भागीदारी, इतनी तीव्र भावना, फिर भी 1857 असफल क्यों हुआ? पहला कारण, लिमिटेड जियोग्राफिकल स्प्रेड। ये विद्रोह मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक सीमित रहा। साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न रीजन्स लगभग शांत रहे। यानी ये पूरे भारत का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं बन पाया। दूसरा कारण, लैक ऑफ यूनिटी। रेबल्स के पास कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। हर क्षेत्र अपने अपने लेवल पर लड़ रहा था, जबकि ब्रिटिश एक सेंट्रलाइज्ड कमांड के तहत काम कर रहे थे। तीसरा कारण, रिसोर्स गैप। इंडियन रिबल्स तलवार और भालों से लड़ रहे थे, जबकि ब्रिटिश के पास थे एनफील्ड राइफल्स, मॉडर्न आर्टिलरी। टेक्नोलॉजी पूरी तरह ब्रिटिश के पक्ष में थी। चौथा कारण, कम्युनिकेशन एडवांटेज। ब्रिटिश के पास था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जिससे वे रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे थे, और रेबल्स कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं। पांचवा कारण, सपोर्ट सिस्टम। कुछ इंडियन रूलर्स ब्रिटिश के साथ खड़े हो गए। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, पटियाला रूलर्स और नेपाल के गोरखास, इन सभी ने ब्रिटिश को सपोर्ट दिया। लॉर्ड कैनिंग ने खुद कहा था कि ये रूलर्स ब्रेक वाटर्स की तरह थे, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को बचा लिया। और अंतिम कारण, एजुकेटेड मिडिल क्लास। उन्होंने इस रिवोल्ट को बैकवर्ड लुकिंग मानकर सपोर्ट नहीं किया। तो समझिए, 1857 की हार सिर्फ बैटलफील्ड की हार नहीं थी, ये थी स्ट्रैटेजी, यूनिटी और रिसोर्सेज की कमी की हार। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 1857 का विद्रोह आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ एक सिपॉय म्यूटिनी था, या फिर भारत का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? इतिहासकार भी इस सवाल पर एकमत नहीं है। पहला दृष्टिकोण,
वीडी सावरकर। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसे कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उनके अनुसार ये एक नेशनल अपराइजिंग था, जहां सैनिक, किसान, जमींदार और आम जनता सभी ने मिलकर ब्रिटिश रूल को चुनौती दी। दूसरा दृष्टिकोण, आरसी मजूमदार। उन्होंने इस विचार से असहमति जताई। उनके अनुसार ये न तो पहला था, न ही नेशनल था, और न ही ये एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रीडम स्ट्रगल था। तीसरा दृष्टिकोण, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जैसे सर जॉन सीली और लॉरेंस। उन्होंने इसे कहा सिपॉय म्यूटिनी, यानी सिर्फ एक मिलिट्री रिबेलियन जिसका उद्देश्य पर्सनल ग्रीवेंसेस तक सीमित था। लेकिन क्या सच्चाई इतनी सरल है? अगर यह सिर्फ म्यूटिनी था तो फिर इतनी बड़ी जनता इसमें क्यों शामिल हुई? और अगर यह नेशनल वॉर था तो फिर पूरे भारत ने इसमें भाग क्यों नहीं लिया? तो निष्कर्ष क्या है? 1857 एक कॉम्प्लेक्स घटना थी। यह केवल सिपॉय म्यूटिनी नहीं था और न ही पूरी तरह से नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बल्कि यह था एक ट्रांजिशन पॉइंट जहां लोकल ग्रीवेंसेस धीरे धीरे नेशनल कॉन्शियसनेस में बदलने लगे। 1857 भले ही हार गया, लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। ये हार सिर्फ एक अंत नहीं थी, ये थी एक नई शुरुआत। 1858 एक ऐतिहासिक वर्ष, क्वींस प्रोक्लेमेशन और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ये था क्राउन रूल की शुरुआत। अब ब्रिटिश पॉलिसीज भी बदली। सबसे पहले आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम की गई और यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या बढ़ाई गई। आर्टिलरी सिर्फ ब्रिटिश के हाथों में रखी गई। अब शासन का नया मंत्र था डिवाइड एंड रूल। हिंदू और मुसलमानों के बीच दरारें पैदा की गईं ताकि एकता दोबारा ना बन सके। एक और बड़ा बदलाव, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसने इतने राज्यों को निगल लिया था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश समझ चुके थे कि बिना जनता के समर्थन के शासन लंबे समय तक नहीं चल सकता। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव नीतियों में नहीं, सोच में आया। 1857 ने भारत के लोगों के मन में एक बीज बो दिया, नेशनलिज्म का बीज। अब लोग सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए सोचने लगे। और यही बीज आगे चलकर एक विशाल स्वतंत्रता आंदोलन बना। तो याद रखिए, 1857 सिर्फ एक असफल विद्रोह नहीं था, ये था भारत की आज़ादी की कहानी का पहला अध्याय। और उन वीरों की याद जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने ना कहने की हिम्मत की।